सभी को लगता है ओ नथिंग, ओ नथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे दैट इज वेरी इजी। पर सर जी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फर्क तो है, इंडेक्स को पढ़ने का भी एक तरीका है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो इंडेक्स को पढ़ने का जो तरीका है, उसको समझने का जो तरीका है, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। 60% क्वेश्चन के जो आंसर है वो तो इंडेक्स पार्ट में से ही मिल जाते हैं, पर अगर आपको उसको पढ़ने का तरीका ही नहीं आ रहा तो इंडेक्स आपके लिए बेस्ट। रीजन बीइंग टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था। एक क्वेश्चन को जहां पे 1 मिनट या 1.5 मिनट ही मैक्सिमम दे सकते थे, वहां एक क्वेश्चन को 3, 4 या 5 मिनट तक दिए गए। एक एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ आपको कि जो हमारे पास लिस्ट आई थी बीसीआई की तरफ से, उसके अंदर एक जो बेयर एक्ट था उसका नाम नहीं लिखा गया था, पर यकीन मानिए उसमें से सच में 3 से 4 या 5 क्वेश्चंस आए हुए थे लास्ट एग्जाम में, और उस बेयर एक्ट का नाम था इंग्लिश। 4th अटेम्प्ट वाले मेरी बात को ध्यान से सुनो, जिन बच्चों ने 1st, 2nd, 3rd अटेम्प्ट या 4th अटेम्प्ट भी दे चुके हैं बच्चे, और जिनका फिर भी एबी एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है, इस चीज को समझ लो कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। ये वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट उन्हीं बच्चों के लिए ही बना हुआ जिन बच्चों ने 3rd या 4th अटेम्प्ट दे चुके हैं और इस बार भी उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। तो देखिए, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट अब हो चुका है कि वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका एआईबी एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है ना। अगर इस चीज को अभी भी नहीं समझोगे ना, सेल्फ असेसमेंट अभी भी नहीं करोगे ना, तो देखिए हो सकता है जो अब नेक्स्ट एग्जाम आपका एआईबी का होगा तो भी हो सकता है क्लियर ना हो। तो एक बार मेरे साथ ना लास्ट तक बने रहो इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको ना समझ में आ जाएंगी कि एक्चुअल में दिक्कत आ कहाँ पे रही है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, सॉल्यूशन फिर उसका आराम से निकल ही जाएगा। जब तक बीमारी नहीं पता चलेगी बीमारी क्या है, तब तक इलाज कैसे करवाएंगे। वैसे ही यहाँ पे भी जब तक रीजन समझ नहीं आएगा कि आखिर में एग्जाम क्लियर हो क्यों नहीं रहा, तब तक हम उसका सोल्यूशन आप और हम दोनों बैठ के आराम से सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो बेस्ट वे यही है कि पहले उस चीज को एनालाइज करते हैं कि एक्चुअल में दिक्कत कहाँ पे आ रही है, क्योंकि हमारा सबका मेन मोटिव तो ऑब्वियसली यही रहने वाला है कि किसी भी तरह से एआईबी का एग्जाम क्लियर कर ले। क्योंकि देखिए, एक बार लॉ करने के बाद हम लंबे समय तक घर नहीं बैठ सकते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम तक ही हमें 2 साल का ऑलमोस्ट टाइम मिलता है कि ठीक है 2 साल के अंदर अंदर आप अपना एआईबी क्लियर करो। पेरेंट्स भी चलो थोड़ा लिबरल हो जाते हैं, भाई अब चलो ठीक है 2 साल में हो जाएगा बच्चे का, लॉ कर लिया 1 या 2 अटेम्प्ट में एआईबी का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बट अगर 2, 3, 4, 5 अटेम्प्ट भी हो चुके हैं और उसके बाद भी एआईबी क्लियर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पार्ट में दिक्कत हो सकती है। इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ लास्ट तक बने रहो, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये, आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बनने वाली है, लास्ट तक बने रहो मेरे साथ। देखिए, जो चीजें मैं आपसे पूछने वाली हूँ ना, ये एक तरह से सेल्फ एनालिसिस का एक तरीका है। अगर आपने एआईबी एक बार दिया है, चाहे वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो दोबारा पढ़ाई करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है, पिछली बार कैसे पढ़ाई की थी। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, इन सवालों के जवाब खुद से पूछने और मुझे भी देने हैं। पढ़ाई कब से शुरू की थी, क्या आपने परीक्षा से 1-2 महीने पहले ही पढ़ना शुरू किया था, क्या वह समय काफी था आपके लिए, क्या वो समय काफी था आपके लिए। आपको लगता है कि 19 से 20 बेयर एक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हमें बीसीआई की तरफ से लिस्ट आ जाती है, और आप ये मान के चलते हैं कि सिर्फ 20 बेयर एक्ट ही हैं जो हमें पढ़ने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 20 बेयर एक्ट ही नहीं है जो आपको पढ़ने हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ आपको कि जो हमारे पास लिस्ट आई थी बीसीआई की तरफ से, उसके अंदर एक जो बेयर एक्ट था उसका नाम नहीं लिखा गया था, पर यकीन मानिए उसमें से सच में 3 से 4 या 5 क्वेश्चंस आए हुए थे लास्ट एग्जाम में, और उस बेयर एक्ट का नाम था इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का बेयर एक्ट लिस्ट के अंदर नहीं आता बीसीआई की तरफ से, पर उसके अंदर से क्वेश्चन जरूर आए हुए थे। तो अगर आप ये मान के चलने वाले हैं कि बीसीआई ये बोलते हैं कि ठीक है भैया मैंने तो आपको 18, 19, 20 बेयर एक्ट बता दिए, इसी को पढ़ लेना,
इसी में से पास हो जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और भी बहुत सारे बेयर एक्स को पढ़ना पड़ता है। हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वो बताते रहेंगे कि जो लिस्ट आती है उसके बाद भी जो बहुत इंपॉर्टेंट बेयर एक्स है जिसको आप किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते, वो बेयर एक्स आपको लेकर ही जाने पड़ेंगे, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने जाएं, तो वो बेयर एक्स आपके साथ हो। इस बार गलती की गुंजाइश बिल्कुल ना हो। तो पहले आपको यही सोचना है कि भैया क्या मैंने सिर्फ 1-2 महीने पहले ही पढ़ाई शुरू कर दी थी, क्या वो पर्याप्त समय था? सिर्फ 2 महीने का समय इज मोर देन इनफ। अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, अब उन्होंने तो आईपीसी भी दे रखा था, सीआरपीसी भी दे रखा था, पिछले प्रीवियस बीआरएक्स है वो सारे दे रखे थे, ठीक है ना। और जो नए बीआरएक्स है, बीएनएस हो गया, बीएसए हो गया, बीएनएसएस हो गया, ये तीनों भी दे रखे थे। अब क्या आपको ये लगता है कि आप नए लॉज को पढ़ोगे ही नहीं, पुराने वाले लॉज को पढ़ के चले जाओगे? क्या नए लॉज को पढ़ने के लिए आपको सिर्फ 1-2 महीने का समय चाहिए? नॉट पॉसिबल। तो देखिए, गलती है वो जो सुनना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा कि क्या पढ़ाई एक्चुअल में, पढ़ाई कब से शुरू की थी, क्या सिर्फ 1-2 महीने पहले शुरू की थी, क्या वो बिल्कुल सही समय था पढ़ाई शुरू करने का, क्या वो बहुत सही समय था कि आप पूरे के पूरे बेयरएक्स को अच्छे से पढ़ाई कर सको, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसको ध्यान से सुनो। पढ़ाई का तरीका क्या था? सिर्फ किताबों से पढ़ा था या बेयरएक्स भी पढ़े थे? क्या आपने किताबों के सेक्शन को समझा या सिर्फ रट्टा मार लिया था? जब सिर्फ नोट्स ही तो नहीं उठा लिए थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लॉ करी है और वो नोट्स के माध्यम से लॉ को कर लेते हैं, वो बेयरएक्स को अच्छे से स्टडी करते नहीं है। चलो समहाउ लॉ तो कंप्लीट हो जाती है, सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। आप जो भी पढ़ाई करते हो, नोट्स जो अपने बनाते हो, उन नोट्स को पढ़ लेते हो और उसके बाद फिर अपना एग्जाम दे आते हो। सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, चलो उसमें नंबर भी आते हैं, बट ये तो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के अंदर तो कुछ भी, अगर हम सोचें कि कहीं पे भी टिक मार दें तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आपने बेयरएक्स को नहीं पढ़ा होगा तब तक आपको सेक्शन समझ नहीं आए होंगे, जब तक सेक्शन समझ नहीं आए होंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कौन से सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ना आपको उसकी इलस्ट्रेशन समझ में आई होंगी। भाई अगर सोच रहे हो कि इलस्ट्रेशन को छोड़ के काम चल जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यकीन मानिए, बहुत सारे क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन बेस्ड ही होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो इलस्ट्रेशंस भी आएंगी, इलस्ट्रेशंस को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, सेक्शंस को इग्नोर नहीं कर सकते, बेयरएक्स को इग्नोर नहीं कर सकते, इन सारी चीजों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्या आपके पढ़ाई का तरीका सही था? क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सिर्फ मुझे सुनते मत रहिए, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मेरे को आपने जो मैसेज बॉक्स है उसमें आपने लिख के मुझे जवाब देना है कि क्या आपके पढ़ाई का तरीका सही था, सिर्फ नोट्स को ही पढ़ के चले गए थे या बेयरएक्ट को भी उठाया था? मॉक टेस्ट या पुराने पेपर दिए थे? अगर नहीं तो यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है, इससे पेपर पैटर्न की समझ ही नहीं आती। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो उठाने ही पड़ेंगे किसी भी हालत में। अगर आप सोच रहे हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं उठाए और उसके बगैर ही काम चल जाएगा, आपको पैटर्न समझ ही नहीं आएगा। एग्जाम पैटर्न जो है वो समझ ही नहीं आएगा, आपको समझ ही नहीं आना कि एक्चुअल में क्वेश्चंस किस किस तरह के पूछे जा रहे हैं, कितनी मैक्सिम्स, कितने केस लॉज, कितनी अमेंडमेंट्स, कितनी डॉक्ट्राइन, कितने रेट्स, ठीक है। उसके बाद कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, कितने इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, कितने सेक्शन बेस्ड या बेयरएक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कितने आपसे ऐसे ही पूछ लिए जा रहे हैं आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए। आप कहाँ से पता करोगे ये सारी चीजें जब तक आपने एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के नहीं देखे होंगे? तो इसका भी जवाब दीजिए मुझे, क्या आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किए थे? नेक्स्ट पढ़िए, पेपर में किस टाइप के सवाल आते हैं, अटक गए थे क्या? भाई वही देखे, वही बात आ गई। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे तो क्या कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, सोचने वाले थे, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड थे, ठीक है, 302 में जाओ और आंसर ढूंढ लो। क्या असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी आए थे? यस, इस चीज को भूलना नहीं है। जो असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी पूछे गए थे। लास्ट जो एग्जाम हुआ है, मैक्सिम्स पूछी गई है, केस लॉज पूछे गए हैं, डॉक्ट्राइन्स हो गए, रिट्स हो गई, अमेंडमेंट्स हो गई, लिमिटेशंस के क्वेश्चंस हो गए, प्रीवियस और नए लॉज हो गए, इलस्ट्रेशंस हो गई, ये सारी चीजें पूछी गई। ये सारी कौन सी चीज छोड़ के आओगे और कितने तुक्के मार लोगे?
मैं तो इसके फेवर में कभी भी नहीं रहती हूँ कि तुक्का मारो, क्योंकि देखिए ये ओपन बुक एग्जाम है, यहाँ नॉलेज तो ज्यादा चेक हो नहीं रही है। जो चेक हो रही है वो यही है कि ओपन बुक होने के बावजूद आप कितनी फास्ट, कितनी ट्रिकी, कितने टेक्टफुली किसी भी चीज को हैंडल करते हो। मेरे अंदाज से तो यही चेक हो रहा है। तो कितनी तरह के सवाल आते हैं, क्या आपको इसके बारे में कोई नॉलेज थी? आगे देखिए, क्या समय की कमी थी पेपर में? अगर हाँ तो शायद बेयर एक्ट में सेक्शन ढूंढने में ज्यादा समय लग गया होगा। आपको महसूस हुआ कि क्या समय की कमी थी? मैंने आपको पिछली 1 या 2 वीडियोस में ये एग्जांपल दिया है, दिस वाज द ट्रू एग्जांपल, कि एक मेरी जो जूनियर थी वो 35 क्वेश्चंस उसके रह गए थे और समय जो था सिर्फ 15 मिनट का समय था। अल्टीमेटली उसको वो 15 मिनट का जो समय था वो इतनी हड़बड़ाहट वाला जो समय था उसके लिए कि वो उस चीज को 35 क्वेश्चंस को ढूंढ पाने में बिल्कुल असमर्थ थी। वो नहीं समझ पाई किस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करूं, कौन सा क्वेश्चन पहले करूं, कौन सा छोड़ दूं, कौन सा पहले अटेम्प्ट करूं, कौन सा नहीं सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करूं। उसे नहीं समझ में आया और उसने जहां समझ में आया वहां पे उसने उसे मार्क किया और अल्टीमेटली एग्जाम उसका क्लियर नहीं हुआ। रीजन बीइंग टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था। एक क्वेश्चन को जहां पे 1 मिनट या 1.5 मिनट ही मैक्सिमम दे सकते थे, वहां एक क्वेश्चन को 3, 4 या 5 मिनट तक दिए गए। इसी वजह से जब टाइम मैनेज नहीं हुआ तो पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। केवल किताबों से पढ़ना, बेयर एक्ट को ना छूना। देखिए ये चीज मैं पहले भी आपको बोल रही हूँ कि भैया अगर आप सिर्फ नोट्स को देख रहे हो, कोई ना कोई नोट्स की बुक्स उठा रहे हो, अगर सोच रहे हो कि एबी का एग्जाम ऐसे ही क्लियर होने वाला, तो ऐसा नहीं है। बेयर एक्ट उठाना ही पड़ेगा, इंडेक्स पार्ट पढ़ना ही पड़ेगा, अंदर के सेक्शंस को थॉरली स्टडी करना ही पड़ेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपको वो सेक्शंस भी पढ़ाएंगे, इंडेक्स भी पढ़ना सिखाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि इंडेक्स को ऐसे ही पढ़ लो, ठीक है, इंडेक्स तो फिर कोई भी पढ़ लेगा, फिर आपके पढ़ने, एक एडवोकेट के पढ़ने और एक लेमैन जो ऐसा ही कोई भी इंसान हो जो ऐसी जर्नल पब्लिक है उसके सामने बेयर एक्ट रख दे, उनसे बोले लो भाई आप इंडेक्स पढ़ो, तो आपके पढ़ने और उसके पढ़ने में फर्क क्या हुआ? लेकिन फर्क तो है। इंडेक्स को पढ़ने का भी एक तरीका है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो इंडेक्स को पढ़ने का जो तरीका है, उसको समझने का जो तरीका है, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। 60% क्वेश्चन के जो आंसर है वो तो इंडेक्स पार्ट में से ही मिल जाते हैं, पर अगर आपको उसको पढ़ने का तरीका ही नहीं आ रहा तो इंडेक्स आपके लिए वेस्ट। तो उसे हमें वेस्ट नहीं करना, उसका हमने 100% यूज करना है कि हमें इंडेक्स पढ़ना आ जाए, कि इंडेक्स को पढ़ना कैसे है और वो कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इंडेक्स के अंदर से ही हमें निकल के आ रही है हमारे लिए। एबी में सवाल ज्यादातर बेयर एक्ट की भाषा में पूछे जाते हैं। गलती केवल गाइड या नोट्स पढ़े होंगे बिना एक्ट देखे। समाधान अब की बार हर विषय का बेयर एक्ट खुद पढ़े और मार्क करें। इस बार मैंने आप लोगों को ऐसी गलती करने नहीं देनी है कि आप सिर्फ नोट्स पढ़ के जाए। अब इस बार मैंने आप लोगों को बेयर एक्ट में से ही बार बार आपको बोलना है, आपको कहना है कि बेयर एक्ट पढ़ो, बेयर एक्ट पढ़ो। और अगर खुद नहीं पढ़ सकते हो तो मेरे साथ पढ़ो, मैं आपके लिए बेयर एक्ट पढ़ दूंगी, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, आप सिर्फ बेयर एक्ट सामने रख लेना। मैं बेयर एक्ट पढ़ती रहूंगी, आपको समझाती रहूंगी पर्टिकुलर सेक्शन को, और आप सिर्फ 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 सुनते रहना। ये भी पर्पस सॉल्व कर देगा, इससे भी पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ओपन बुक पर ज्यादा भरोसा करना, देखिए होता यही है, हम सभी को लगता है ओ नथिंग, ओ नथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे दैट इज वेरी इजी। पर सर जी ऐसा कुछ नहीं है, इट इज अ डिफिकल्ट एग्जाम। ओपन बुक पे बहुत ज्यादा विश्वास मत करके चलिए, मत करके चलिए। ये मैंने बहुत सारे बच्चों का ये देख लिया कि वो इस भ्रम में रहते हैं कि वो इट्स अ वेरी इजी एग्जाम, नथिंग, यू नो, ये हमारे बाएं हाथ दाएं हाथ का खेल है, सॉर्ट ऑफ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। डे बाय डे, ईयर बाय ईयर जो एग्जाम का पैटर्न है वो डिफिकल्ट आ रहा है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही चाहिए। सोचा होगा बुक तो साथ होगी, वहीं से देख लेंगे। असल में बुक से एग्जाम में ढूंढने में समय लग जाता है, सवाल जल्दी नहीं मिलते। हर बुक बेयर एक्ट में खुद का इंडेक्स बनाए, जैसे कौन सा सेक्शन किस पेज पर है।
देखिए सर, अगर कुछ ऐसा सोचने वाले आप भी कर रहे हैं तो ऐसा कुछ करना नहीं है आपको। मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे, बहुत कम दिए होंगे, आपने प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिए होंगे, टाइम मैनेजमेंट बिगड़ सकता है। समाधान हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देना शुरू करें, इससे पुराने साल के पेपर जरूर हल करें। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, बार बार आपको याद कराती रहूंगी, प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर करो क्वेश्चन पेपर, करो क्वेश्चन पेपर। नहीं करोगे तो पैटर्न समझ नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा तो टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना ही पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझो इस चीज को। सेक्शंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद नहीं किया होगा। कुछ सेक्शन जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल आईपीसी 302, एविडेंस 32 हर बार पूछे जाते हैं। संभावित गलती उन्हें सिर्फ पढ़ा होगा, याद नहीं किया होगा, और बार बार रिवीजन करें, फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। देखिए, मैं मानती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जिसके अंदर मैंने खुद नोटिस किया है कि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें से बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही हैं ईयर बाय ईयर। वो भी हम आपको शॉर्टली बता देंगे, वो भी चीज आपको सिखा देंगे कि कैसे आपको इन चीजों को याद रखना है। बस आप सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। कोई भी इशू किसी भी तरह का आता है, सिर्फ मैसेज के माध्यम से जुड़िए, हमसे बात करिए, और उसके बाद बात करने के बाद उसका सॉल्यूशन पक्का निकालेंगे। मैनेजमेंट बिगड़ गया होगा, एफबीएक्स से सॉल्यूशन सेक्शन ढूंढने में समय चला जाता है। समाधान अगली बार हर विषय में इंपॉर्टेंट सेक्शन को बुकमार्क करें। देखिए, हर सेक्शन को पढ़ना चाहिए, आपको हाइलाइटर यूज करना चाहिए। हाइलाइटर के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वो कौन सा ऐसा वर्ड था जो पूरे सेक्शन की जान था। सिर्फ एक ही वर्ड होता है, कई बार सिर्फ एक कीवर्ड, एक वर्ड सिर्फ पूरे सेक्शन की जान होता है। सिर्फ एक वर्ड से पता चल जाए, ओह इस सेक्शन में ये था। ये 302 है, 302 मर्डर के लिए है। अब मैं उसको 20 लाइनों में आपको बता रही हूँ, पर सिर्फ आपको एक क्रक्स याद होना चाहिए। 302 का मामला था, अच्छा जी, मर्डर का केस था। तो कई बार चीजें रिपीट होती हैं। पूरे सिलेबस को कवर नहीं किया होगा, शायद कुछ विषय छोड़ दिए होंगे, जैसे एनवायरनमेंट लॉ, आईपीआर, साइबर लॉ इत्यादि। इस बार 19-20 विषय कवर करें, भले संक्षेप में करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो डायरेक्ट है उसको छोड़ ही देते हैं। क्या जरूरत है, 2 नंबर का तो पेपर आना है इसके अंदर से, चलो 10 नंबर वाला शुरू करते हैं। मैं मानती हूँ आपको 10 नंबर वाले को प्रायोरिटी देनी चाहिए, पर मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि जो 2 नंबर वाले हैं उनको छोड़ दो। क्यों भाई, क्यों छोड़ने देंगे आपको? पढ़ाएंगे वो भी, नहीं छोड़ने देते आपको वो भी। ऐसे कैसे छोड़ोगे? 10 नंबर वाले हैं वो प्रायोरिटी पे दे दो, और जो 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले जो हैं उनको लास्ट में रख दो, बट उसको भी पढ़ो। आपको कुछ नहीं पता किस में से क्या आ जाए। देखिए, ये सारी जो चीजें थी ये सेल्फ एनालिसिस के लिए ही थी आपके। आप कहाँ स्टैंड करते हैं, पिछली बार आपने क्या गलतियां कर दी थी, कहाँ मिस्टेक करी थी, कितना आपने टाइम अपने आप को दिया था, कितना पढ़ाई के लिए दिया था, कितने मॉक टेस्ट करे थे, इन चीजों से कितना आपने टाइम मैनेजमेंट किया था। ये सारी चीजें आपको सेल्फ एनालिसिस के लिए इस बार एटलीस्ट बहुत जरूरी है। अगर हम 2, 3, 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं और फिर भी हमारा ये भी क्लियर नहीं हो रहा, तो इस वजह से हमें ये सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी था। ये सेल्फ एनालिसिस जो है ना, ये मैं आपसे टाइम बाय टाइम करवाती रहूंगी, आपसे पूछती रहूंगी कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बाकी किसी भी तरह का कोई इशू आता है तो आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं। मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया। मैं देख रही हूँ अभी तक आई थिंक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।